ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होता है कि अब क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम में हम जर्मनी को जानते हैं, तो उस टाइम पे जर्मनी था ना, बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी। ठीक है, तो उसमें से एक टुकड़े का नाम था प्रूशिया, और प्रूशिया के राजा का नाम था फ्राइडरिच विल्हेम फोर। फ्राइडरिच विल्हेम फोर। ठीक है, और जो जर्मनी के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि भाई फ्रांस में कैसे रेवोल्यूशन आया, कैसे वहाँ पे नेशनल असेंबली आ गई, तब जर्मनी के लोगों ने सोचा कि हम भी क्यों ना ऐसे करें। तो जर्मनी के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे, यूनिफिकेशन की डिमांड करने लगे, क्योंकि लेट सपोज ये जर्मनी है, अब ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी के लोग चाहते थे कि सारे टुकड़े एक हो जाए, ये पूरा एक पूरा कंट्री बन जाए। ठीक है, तो जर्मनी के लोगों ने जो यूनिफिकेशन की डिमांड करी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, और जितने भी जर्मनी के लोग थे ना, वो चले गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे होता है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बेसिकली एक चर्च है, और उस चर्च का नाम है चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि चर्च ऑफ सेंट पॉल के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उन्होंने कंडक्ट कराई। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उन्होंने कंडक्ट कराई, और वहाँ पे जो उन्होंने खुद, वहाँ पे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, उन्होंने खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, और फिर वो उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके वो राजा के पास चले गए, बोला कि भाई इसे एक्सेप्ट कर लो। अब राजा ने बोला कि भाई मैं अपनी पावर को क्यों लिमिटेड करूँ, तो फ्राइडरिच विलियम फोर ने क्या किया, सबको धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो मैं फिर समझाता हूँ। जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने जो एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो चर्च ऑफ सेंट पॉल के अंदर कन्वे होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो उन्होंने जो है क्या करा, उन्होंने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कराया। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करवाने के बाद जो है वो राजा के पास चल के बोला कि भैया इसे एक्सेप्ट करो, और राजा ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, बोला हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके बाद से जो है लिबरल्स का जो है रेवोल्यूशन बढ़ गया। लिबरल्स और डिमांड करने लगे, भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, अब आता है जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या होता है, देखो। अब जर्मनी में, जैसे मैंने आपको बताया, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उसमें से एक टुकड़े का क्या नाम था, प्रूशिया था। अब प्रूशिया ने सोचा कि हाँ भाई, प्रूशिया के लोगों ने सोचा कि हाँ भाई यूनिफिकेशन की ज़रूरत तो है। ठीक है, तो प्रूशिया ने जो है लीडरशिप ली। प्रूशिया ने फैसला करा कि हाँ, हम जो है पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन कराएंगे। तो प्रूशिया के लोगों ने जो है लीडरशिप ली। ठीक है, और मतलब कि प्रूशिया के जो राजा थे उनका नाम था काइजर विलियम। प्रूशिया के राजा थे, उनका नाम क्या था, काइजर विलियम। उन्होंने जो है यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक चीफ मिनिस्टर को दे दी, और उस चीफ मिनिस्टर का नाम था, सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, वो है ऑटो वन बिस्मार्क। तो जो हमारे जो वो थे काइजर विलियम, उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, ऑटो वन बिस्मार्क को दे दी। और ऑटो वन बिस्मार्क ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने जो है 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 सालों में, मतलब 7 सालों में 3 लड़ाई लड़ी उन्होंने, फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और उन तीनों लड़ाइयों में जो है प्रूशिया की जीत हुई, और आखिर में क्या हुआ कि जो जर्मनी था वो यूनिफाई हो गया, और जो काइजर विलियम जो प्रूशिया के राजा थे ना, अब उन्हें पूरे जर्मनी का राजा बना दिया। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ। जो प्रूशिया के लोग थे, उन्होंने लीडरशिप, उन्होंने जो है दे टुक द लीडरशिप, और जो काइजर विलियम थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, ऑटो वन बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क ने जो है 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 सालों में, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और आखिर में जो जर्मनी यूनिफाई हो गया, काइजर विलियम को राजा बना दिया गया यूनिफाइड जर्मनी का। और जब वो राजा बने, तब क्या हुआ कि जर्मनी का सिस्टम बदला। ठीक है, मॉडर्न करेंसी आई, बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव हुआ, लीगल सिस्टम इम्प्रूव हुआ, जुडिशल सिस्टम इम्प्रूव हुआ, तो ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, उस टाइम पे के जो जंकर्स थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, लेकिन तब भी जो है प्रूशिया ने प्रूशिया की मदद से, ऑटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप की वजह से, और काइजर विलियम की लीडरशिप की वजह से क्या हुआ कि आखिर में जो प्रूशिया था वो जर्मनी को यूनिफाई कर पाया। उसके बाद आता है इटली यूनिफिकेशन। तो इटली में क्या था, इटली में देखो, इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और उन 7 स्टेट्स में सिर्फ एक ही स्टेट था जो इटली खुद रूल करता था। बाकी के 6 स्टेट जो है बाकी दूसरी कंट्री रूल करते थे, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। तो बाकी की जो कंट्रीज होती थी ना, वो बाकी के 6 स्टेट्स रूल करती थी, और इन 7 में सिर्फ एक ही स्टेट था जो इटालियन पीपल रूल करते थे, उसका नाम था सार्डिना पाइडमेंट। So Italy was divided into 7 states, from which only one state, Sardinia Piemonte, was under the rule of an Italian princely house. बाकी के सारे दूसरे कंट्री रूल कर रहे थे। अब भाई इटली को लोगों को गुस्सा होता था कि भैया इटली है, हम सब इटली के लोग हैं, 7 स्टेट में बैठे थे, तो दूसरे कंट्री के लोग जो है उन 6 स्टेट्स में रूल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम
बटे क्यों हुए? हम इन स्टार स्टेट्स में बटे क्यों हुए? हमें तो एक होना चाहिए ना। तो जो इटली के लोग थे ना, वो यूनिफिकेशन डिमांड करने लग गए, वो डिमांड करने लग गए, है ना, यूनिफिकेशन डिमांड करने लग गए। अब आपने अभी अभी पिछले पार्ट में अपने एक शख्स का नाम सुना था, इसका नाम था ग्यूसेप्पे मज़ीनी। जो जिउसेप्पे मज़ीनी थे, वो कहते हैं कि इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। तो उन्होंने जो है इटली को यूनिफाई कराने के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस कंडक्ट कराए, लेकिन वो सारे फेल रहे। ठीक है, मजीनी के जितने भी रेवोल्यूशंस थे ना इटली को यूनिफाई करवाने के, वो सारे जो है फेल हो गए। अब भाई जब विक्टर इमैनुअल टू कौन थे? विक्टर इमैनुअल टू सार्दिनिया के रूलर थे। तो जब विक्टर इमैनुअल टू ने देखा ना कि भैया गिउसेप्पे मज़ीनी हार गए, तो उन्होंने सोचा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए। तो विक्टर इमैनुअल टू ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उन्होंने अब देखो जो इटली था ना, उसके यूनिफिकेशन के खिलाफ दो कंट्रीज खड़ी थी, एक था ऑस्ट्रिया और दूसरा था स्पेन। इन दोनों कंट्रीज से इटली को आज़ादी पानी थी। तो क्या हुआ कि जो विक्टर इमैनुअल टू थे ना, जो विक्टर इमैनुअल टू थे, उन्होंने जो है अपने चीफ मिनिस्टर, उनका एक चीफ मिनिस्टर था कवॉयर, उनको भेज दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ने के लिए। और उन्होंने जो है ग्यूस्पी गरीबाल्दी को जो है उन्होंने स्पेन लड़ने के लिए भेज दिया। तो फिर से समझाता हूँ, इटली जो है 60 स्टेट में डिवाइड था, उसमें सिर्फ एक स्टेट जो इटालियन प्रिंसिपली हाउस रूल करता था, वो था सार्दिनिया पाइडमेंट। ठीक है, अब वहाँ के जो गिउसेप्पे मज़ीनी थे, उसने बहुत कोशिश करी इटली के यूनिफिकेशन में, लेकिन उसके सारे जितने भी रेवोल्यूशंस थे, वो सब क्या रहे? फेलियर रहे। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने वो किसने ले ली? विक्टर इमैनुअल टू ने ले ली। और जब विक्टर इमैनुअल टू ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तब उनके खिलाफ खड़े थे दो कंट्रीज, ऑस्ट्रिया और स्पेन। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने लगा दिया कवॉयर को, जो उनका चीफ मिनिस्टर था, और स्पेन के लिए उन्होंने भेज दिया ग्यूस्पी गरीबाल्दी को। ठीक है, अब क्या होता है, जब उन्होंने कवॉयर को भेजा ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, तब कवॉयर और बाकी जो इटालियन आर्मी थी, सार्दिनिया आर्मी थी, उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए जो कवॉयर ने फ्रांस की मदद ली, और फ्रांस की मदद लेके कवॉय ने जो है ऑस्ट्रिया को हरा दिया। फिर स्पेन में ग्यूसेप्पे गरीबाल्दी था। अब ग्यूसेप्पे गरीबाल्दी और सार्दिनिया आर्मी के लिए अगेन मुश्किल था स्पेन को हराना। तो जो ग्यूसेप्पे गरीबाल्दी थे ना, उन्होंने पेजेंट्स की मदद ली, जो फार्मर्स थे उनकी मदद ली, और फार्मर्स और अरे यार और जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो फार्मर्स थे और ग्यूसेप्पे गरीबाल्दी थे, उन्होंने मिलकर जो है स्पेन को हरा दिया। ठीक है, समझ में आया? स्पेनिश रूलर को साउथ से किसने हराया? ग्यूसेप्पे गरीबाल्दी और पेजेंट्स ने। और नॉर्थ में जो ऑस्ट्रेलियन रूलर्स थे, उनको किसने हराया? कवॉयर ने, जिनका चीफ मिनिस्टर था विक्टर इमैनुअल टू का। उन्होंने किसकी मदद ली थी? फ्रांस की मदद ली थी। ठीक है, और ऐसे करते करते दोनों ने मिलकर जो ऑस्ट्रिया और स्पेन को हरा दिया, और विक्टर इमैनुअल टू को यूनिफाइड इटली का राजा बना दिया गया। इटली 7 स्टेट में डिवाइड था। एक जो था इटालियन प्रिंसिपली हाउस रूल करता था, इसका नाम सार्दिनिया पार्टमेंट था, उसका राजा का नाम विक्टर इमैनुअल टू था। ग्यूसेप्पे मज़ीनी के साथ रेवोल्यूशन फेलियर साबित हुए। फिर इमैनुअल टू ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कैवॉर को भेजा गया नॉर्थ में ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और गरीबाल्दी को भेजा गया साउथ में स्पेन के खिलाफ, और दोनों जो है जीत कर आ गए। और जब जीते तो इटली यूनिफाई हो गया, और जो विक्टर इमैनुअल टू थे, उन्हें जो है यूनिफाइड इटली का राजा बना दिया गया। ठीक है, विक्टर इमैनुअल टू थे, उन्हें जो है राजा बना दिया गया यूनिफाइड इटली का। ठीक है, अब आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन का ऐसे खास इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में बेसिकली 4 एथनिक ग्रुप्स है, इंग्लिश, वेल्च, स्कॉट, आयरिश। 4 एथनिक ग्रुप्स हैं, और इन चारों में से सबसे डोमिनेटिंग थे इंग्लिश। इंग्लिश जो लोग थे, वो उनके पास पैसा ज़्यादा था, उनके पास ताकत भी ज़्यादा थी। और जो इंग्लिश पार्लियामेंट थे ना, उन्होंने मोनार्क को धक्के मार कर निकाल दिया, मोनार्क से सारी पावर ले ली। तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, वो इतनी चालाक थी, उन्होंने जो है मोनार्क को धोखा दे दिया, और उसकी सारी पावर जो है छीन ली। और जब उन्होंने पावर छीनी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया। ठीक है, उन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्जा कर दिया, और एक्ट ऑफ यूनियन के चलते इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। फिर क्या हुआ? कुछ साल बाद उन्होंने आयरलैंड को भी कब्जे में ले लिया। अब आयरलैंड की स्टोरी ये थी कि कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स है आयरलैंड में, ठीक है, और दोनों के बीच में डिवीजन बहुत रहते हैं। जैसे आप देखो, हमारे कंट्री में हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं, ठीक उसी तरह वहाँ पे आयरलैंड में कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। कैथलिक्स वो जो चर्च बिलीव करते, प्रोटेस्टेंट्स वो जो चर्च बिलीव नहीं करते, प्रिंट करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, याद होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए दोनों में डिविजन्स बहुत सारी थी, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अब इंग्लिश लोगों ने बोला कि भैया हम इंग्लिश वालों ने जो है प्रोटेस्टेंट्स को बोला कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, और हम कैथलिक्स को हराने में तुम्हारी मदद करेंगे। और प्रोटेस्टेंट्स और इंग्लिश जो है मिल गए, और उन्होंने मिलकर जो है कैथलिक्स को हरा दिया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि कैथलिक्स को हरा दिया, लेकिन अब जो इंग्लिश पीपल थे, वो डिमांड करने लग गए कि हाँ भैया, अब तो हमें जो है तुम्हारा आइलैंड चाहिए।
अब आइलैंड के जो लीडर थे उनका नाम था वोल्फ टोन। वोल्फ टोन ने जो है बहुत सारे रेवोल्यूशंस कंडक्ट कराए इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन वो सारे फेलियर साबित हुए और आखिर में इंग्लैंड ने क्या किया, आयरलैंड को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन ने आयरलैंड को कब्जे में ले लिया और आखिर में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन चारों ने मिलकर जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। और इसलिए स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग क्या हो गए, स्कॉटिश हो गए। आयरलैंड के रहने वाले लोग क्या हो गए, इरिश हो गए। इंग्लैंड में रहने वाले लोग क्या हो गए, इंग्लिश हो गए। और वेल्स में रहने वाले लोग क्या हो गए, वेल्च हो गए। तो इन चारों ने मिलकर जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को बनाया। ठीक है, तो ये बना था एक्ट ऑफ यूनियन के चलते, ये बना था जो वोल्टोन के रेवोल्यूशन फेल हो गए थे उसकी वजह से। ठीक है, और क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, जो सिंबल्स है, जैसे हमारे देश का सिंबल की बात करो तो ट्राई कलर फ्लैग है, फिर हमारा जन मन है। ठीक है, और क्या क्या है हमारे देश में, और आप देखोगे जो हमारे देश में देखो 22 लैंग्वेजेस है, बंगाली, हिंदी, इतने सारे लैंग्वेजेस है। तो ये सब क्या है, हमारे सिंबल्स है। ठीक उसी तरह जो इंग्लिश है, जो यूके है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ के सिंबल्स क्या है, इनका भी एक फ्लैग है, उस फ्लैग का नाम है यूनियन जैक। इनका भी एक नेशनल एंथम है, उस नेशनल एंथम का नाम है गॉड सेव अस आवर नोबल किंग। और उनका एक लैंग्वेज भी है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो तीन चीज़ें ना, ये यूके को रिप्रेजेंट करती है, यूके के सिंबल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं एलिगरी। एलिगरी क्या है, तो एलिगरी बेसिकली जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक चेहरा दे देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ भूतों की, हम आज तक किसी ने भी भूतों को देखा नहीं है आमने सामने, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं ज़्यादातर मूवीज़ में, लंबे बालों वाली, सफ़ेद कपड़ों वाली, ठीक है, उसका मुंह ढका रहता है, ऐसे भूतों को दिखाया है ना। तो हमने क्या किया, भूतों को हमने देखा थोड़ा ना है, हमने बस अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे उसका एक पिक्चर बना दिया। तो एलेगरी भी है कि जब अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी ऐसी चीज़ को आप एक चेहरा दे दो। जैसे हमारे इंडिया में भारत माता है, ठीक है, फ्रांस में हम देखोगे मरियान। फ्रांस की जो एलेगरी है, जो फ्रांस के देश को रिप्रेजेंट करती है, वो है मरियान। और मरियान रिप्रेजेंट करती है लिबर्टी को, रिपब्लिक को। वहीं पे फिर आती है जर्मेनिया। जर्मेनिया जो है वो जर्मनी की एलेगरी है, जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है। और जो जर्मेनिया है ना, उसके सर पे ओक लीव्स का एक क्राउन है। और वो जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स है ना, ये स्टैंड करता है हीरोइज्म को, ये किसको शो करता है, हीरोइज्म को। समझ में आया? तो एलेगरी मतलब जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कोई फेस दे दो। जैसे आप देखो जस्टिस में क्या, एक ब्लाइंड फुटलिट वुमन है जिसने जो है दोनों हाथों में क्या है, एक सब्जी के समय जो तोड़ने वाली मशीन है ना, वो उठा रखी है, वेइंग स्केल्स उठा रखे हैं, है ना, ये सब चीज़ें। उसके अलावा कुछ सिंबल्स में आप जर्मनिया में देखोगे, जैसे आप देखोगे बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर, राइज ऑफ, ठीक है, जो सन की किरणें आ रही है पीछे से, आप देखोगे फोटो में। और आपको एक स्वॉर्ड दिखेगी जो है रेडनेस टू फाइट करती है। और आपको ऑलिव लीव्स मिल जाएगी जो शो करती है विलिंगनेस टू मेक पीस। आपको वहाँ पे फ्लैग भी मिल जाएगा जो ड्यूक्स का है, ठीक है, जो अबॉलिश हो गया था। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म होता क्या है, तो इम्पीरियलिज्म बेसिकली एक आइडिया है जो मानता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को सोशली जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, इन तीनों बेसिस पे डोमिनेट कर देती है, तो इस आइडियोलॉजी को कहते हैं इम्पीरियलिज्म। फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तब उन्होंने क्या किया, सोशली, यानी कि उन्होंने जो हमारे सोशल, उन्होंने जो है मैं और इजी एग्जांपल देता हूँ, रुको। हाँ, जब ब्रिटेन इंडिया में आए, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब हमारे सोशल लाइफ में घुसने की कोशिश करी। उन्होंने हमारे जो है कल्चर्स, रिचुअल्स थे, उन पर इंटरफेयर करा। ठीक है, हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम का जो भावना थी वो और बढ़ाई। ठीक है, और ये ठीक है, इकोनॉमिकली उन्होंने क्या इकोनॉमी के अपना डाला कि हमें जो स्लेव ट्रेड करते थे, हमें दूसरे देश ले जाते थे। ठीक है, हमें जो है हमें इक्वल राइट्स नहीं देते थे पॉलिटिकली। तो एक तरह से तो ब्रिटिशर्स ने जो है हम पे तीनों तरीके से डोमिनेट करा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स ने हम पे क्या कर दी थी, एक इम्पीरियल स्टेट इस्टेब्लिश कर दी थी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने। तो इसे हम कहते हैं इम्पीरियलिज्म। ओके, समझ में आ गया होगा आपको इम्पीरियलिज्म होता क्या। अब आते हैं बाल्कन्स के ऊपर। तो बाल्कन्स क्या है, बाल्कन्स बेसिकली एक जगह है जिसमें आप देखोगे आज के डेट के आपका ग्रीस हो गया, सर्बिया हो गया, अर्मेनिया हो गया, और आपका अल्बेनिया, अर्मेनिया, और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, बाल्कन्स का पार्ट है। ठीक है, और ये जो बाल्कन्स है ना, इनमें जो रहने वाले लोग हैं उन्हें स्लैब्स कहा जाता है। और पुराने ज़माने में, नहीं ज़्यादा पुराने ज़माने में भी नहीं, तो बाल्कन्स को रूल कौन करते थे, ऑटोमन टर्की करती थी। बाल्कन को रूल करते थे ऑटोमन टर्की, वहाँ के रहने लोगों के थे स्लैब्स। और बाल्कन में आज के डेट के ग्रीस, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ये सब जगह, सर्बिया, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है
कि क्या हुआ था, ये जो बाल्कन जो जगह थी ना, अब बाल्कन बहुत ही बड़ी जगह थी, बहुत ही बड़ा विशाल जगह थी। तो बाल्कन्स में क्या हुआ कि अचानक से नेशनलिज्म और रोमांटिसिज्म की भावना फैलने लगी, और लोगों को रियलाइज़ हुआ, बाल्कन के यानी स्लैब्स को एहसास हुआ कि भैया अगर हम रेवोल्यूशन कंडक्ट कराएंगे तो हम तो आज़ाद हो सकते हैं। तो जितने भी स्लैब्स थे वो सब रेवोल्यूशन कंडक्ट कराने लगे, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म और रोमांटिसिज्म आने लगा, जिसकी वजह से बाल्कन्स में से धीरे धीरे जो है स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो रही थी, और ऑटोमन टर्की कुछ नहीं कर पा रहा था, वो और वीक होता जा रहा था। ठीक है। और जितनी भी बाल्कन स्टेट्स थी वो एक दूसरे से जेलस हो गई, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टेरिटरी चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए थी। ठीक है। और लेकिन दिक्कत तब आती है जब जो बड़ी बड़ी पावर्स जैसे रशिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, और आपका ऑस्ट्रियो हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, तो जब इन चारों महा बिग पावर्स ने ऑब्जर्व करा कि भाई बाल्कन्स एक बहुत ही अच्छी जगह है, तो कि स्ट्रैटेजिकली ट्रेड वाइज हर जगह से ये जगह थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। तो इन चारों बड़ी कंट्रीज ने सोचा कि अगर हम बाल्कन्स पे कब्जा कर लेंगे तो हमारी बेड़ी पे नजर आएगी। अब भाई चारों कंट्रीज को आगे गुस्सा क्यों आ गया, क्योंकि चारों कंट्रीज चाहती थी बाल्कन्स पे कब्जा करने के लिए, और वो चारों कंट्रीज एक दूसरे से भिड़ गई। रशिया जर्मनी को बोला हम नहीं करेंगे, जर्मनी उसको बोल रहा है वो करेगा, ऑस्ट्रिया हंगरी उसे बोल रहा है, तो एक तरह से चारों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि भैया मैं बाल्कन को लूँगा, मैं बाल्कन को लूँगा, मैं बाल्कन को लूँगा। इसकी वजह से क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। ठीक है। और मीनवाइल जब ये सब चल रहा था उस टाइम पे जो स्टेट्स ऑलरेडी इंपीरियल हो गए, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गई, उस टाइम पे जो जगह थी ना, ये ऑलरेडी इंपीरियल थी, यानी कि ऑलरेडी जो दूसरी कंट्री जैसे ब्रिटेन और रशिया ये सब जो है रूल कर रही थी। तो इन सब जगहों पे जो है इन इंपीरियल स्टेट जैसे रशिया और इंग्लैंड, इन सब के खिलाफ जो है क्रिटिसिज्म हो रहा था, इन सबको जो है बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था, इन सब के खिलाफ मूवमेंट्स चल रही थी कि हमें जो है इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ना है, हमें तुम्हारी मनमानी नहीं चाहिए। तो फिर से टॉपिक समझाता हूँ। इंपीरियलिज्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी भावना जो ये मानती है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को डोमिनेट करे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारे एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स हुए उन कंट्रीज, यानी कि जो कंट्री ऑलरेडी इंपीरियल स्टेट बन गई थी, जैसे रशिया, प्रूशिया, इन लोगों ने क्या किया, दूसरी कंट्रीज़ को अपने अधीन ले लिया। तो जिन कंट्रीज़ को अपने अधीन ले लिया वो कंट्रीज जो है आगे बढ़ी, उन्होंने बोला कि भैया हमें तुम्हारे अधीनता को स्वीकार नहीं करते, हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, तो वो मूवमेंट चलाने लगे। ठीक है। उसके अलावा बाल्कन्स क्या थे, बाल्कन्स बेसिकली आज के डे में आप देखो जो एक ऐसी जगह है यहाँ पे कल्चरली और जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों को स्लैव्स कहते हैं। उस टाइम पे बाल्कन्स को कौन रूल करता है, ऑटोमन टर्की। अब ऑटोमन टर्की कर रहा था, अब बाल्कन्स में वो रोमांटिज्म और नेशनलिज्म की भावना फैल गई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है लोग जो है रेवोल्यूशन कंडक्ट होने लगे, और जिसकी वजह से लोग जो है बाल्कन से फ्री होने लगे और ऑटोमन टर्की वीक करने लगा। जब बड़े बड़े पावर्स ने ऑब्जर्व करा कि भैया कि बाल्कन तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेड वाइज इंपॉर्टेंट, तो चारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भैया मैं बाल्कन को लूँगा, मैं बाल्कन को लूँगा, जिसकी वजह से आखिर में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। ठीक है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। कितनी देर में वीडियो कंप्लीट हो गई, 17 मिनट में हो गई, अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, मैंने बहुत से समझाया। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी है, प्ले लिस्ट देख लेना। ठीक है। प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड कंप्लीटेड है, और भी चैप्टर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो और सबसे अच्छी बात है कि मैंने कोई भी बुक, मैंने यहाँ पे आप देखोगे मेरे सामने कोई भी मटेरियल नहीं है, मैंने बिना बुक के पढ़ा है, क्योंकि मेरा मानना है कि भैया कंसेप्ट बिल्डिंग मेन थिंग्स है। ठीक है। बुक से पढ़ाऊँगा यहाँ पे यहाँ से जैसे मैंने इसलिए लिया था, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ये मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं कर रहा हूँ, फिर आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। इसका कोई फ़ायदा है, बिल्कुल नहीं है फ़ायदा। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि भैया कि मैं यहाँ पे लूँगा, आपको कंसेप्ट समझाऊँगा, फिर ऐसे करते हैं। ठीक है। तो ऐसे आपको मज़ा आएगा, सुन रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है। आपका ध्यान कोई लाइन पे नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नाइजम नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा कंप्लीट हो जाता है। डिमांड्स बहुत आ रही थी मेरे पास कि भैया पार्ट 1 बना दिया, पार्ट 2 पार्ट 3 कब आ रहा है, लो आ गया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब आ गया। ठीक है। तो अब तैयारी करो, और आई होप आपका साइंस और इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। कमेंट्स में बताना। चलो नहीं बताना मत भी बताओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर बताते ना कि वीडियो कैसी लगी, और चैप्टर का नाम बताओ जो सही है। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।